So now let's continue with the SN1 mechanism. SN1 में देखना क्या है, ओए सॉरी, SN1 मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें होंगी पहले हम वो समझ लेते हैं एक बार SN2 की मदद से। जो हमने SN2 के लिए लिखा था ना उसी को एक बार मैं कॉपी करके ये लो आपके लिए कर दिया मैंने पेस्ट। तो अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, SN1 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। कितना गंदा लिखा जा रहा है। ये SN1 मैकेनिज्म है एंड ऑफ कोर्स ये बाय मोलिकुलर नहीं है, ये यूनिमोलिकुलर होगा। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट डिपेंड्स ऑन सिंगल रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड कर रहा है और वो एक रिएक्टेंट कौन सा है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। जो भी एल्काइल हैलाइड होगा ना रिएक्शन में उसके ऊपर, ठीक है। और बाकी सब इसमें नहीं होगा, ये सब है ना, ये सब इसके लिए गलत है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है, रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज बीइंग फॉलोड। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या कह रही है इसके रिलेटेड। दे आर जन, अच्छा ये एक और चीज, ये तो रह ही गया। इनमें हम जनरली क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। मीनिंग ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का क्या मतलब है, पोलर का मतलब जिनमें डाइपोल मोमेंट हो, जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो, और प्रोटिक का मतलब जो कि अपना जो है प्रोटोन डोनेट कर सकते हैं, प्रोटोन के डोनर्स हो। ठीक है, जैसे कि आपके एल्कोहल हो गया या वाटर हो गया, तो वो सब देखो, ये लाइक वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब यूज होते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन वन रिएक्टेंट जो कि क्या है, आर एक्स है। दो स्टेप रिएक्शन होगा, ये डबल स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन। इन फर्स्ट स्टेप सीबीआर की जो बॉन्ड है वो टूटेगी, जैसे देखना जो भी था, जैसे ये है ना CH3 थाइस सी, ये मैं आपको लिखना दे बता दिया कैसे लिखना है ये। एक मिनट, अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ दोबारा से, है ना। तो ये कैसे लिखोगे, वही CH3 और उसके साथ जुड़ा है Br। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाली बॉन्ड हटेगी, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, Br नेगेटिव बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप है यही, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और यही स्टेप जो है, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप होती है ना, देखो लिखा होगा स्टेप 1 विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप होती है। देखना स्लो क्लीवेज, ठीक है ना, बिकॉज ये स्लोएस्ट स्टेप है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, अगले पेज पे लिखा होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में जो भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल है इसकी जगह वो आ जाएगा। देखो जैसे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल उन्होंने माना है तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये स्टेप 2 है और ये बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और क्या इसमें आपको वो देखने पड़ रहा है क्या कि उस साइड से आ रहा है कि इस साइड से आ रहा है, नहीं, इसमें भी आ तो दोनों साइड से सकता है, बट कौन सी साइड से आ रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि आधा प्रोडक्ट वो बनता है जिसमें इन्वर्जन हुई है और आधा वो बनता है जिसमें इन्वर्जन नहीं हुई। अच्छा, इन्वर्जन ना हुई मतलब वो वैसे का वैसा ही रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिटेंशन बोल देते हैं। उसको बोलते हैं रिटेंशन या इन्वर्जन, ये दो चीजें भी हो सकती हैं। अब इसमें क्या होता है ना, 50% में रिटेंशन हो जाती है, 50% में इन्वर्जन, एक्चुअली थोड़ी ज्यादा ज्यादा में होती है ना। ज्यादा में रिटेंशन, ज्यादा में इन्वर्जन चेंज होता है अलग अलग रिएक्शन में, बट स्टिल हम यही मानते हैं कि 50% में ये हो रहा है, 50% में वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। आगे आप जब पढ़ेंगे तो सब समझ आएगा, रेसमाइजेशन कह लो या रेसमिक मिक्सचर कह लो, आगे देखिएगा आपको। स्टेप वन स्लोएस्ट है, रिवर्सिबल है, ठीक है ना। प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन का क्या काम वो भी देख लो, सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन, ठीक है। द रेट डिपेंड्स ऑन स्लोएस्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ग्रेटर विल बी द यूज ऑफ फॉर्म ऑफ। अच्छा यहाँ पे क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे होती थी, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इसीलिए इसीलिए टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी में अगर ये वाला है तो ये SN1 है, और इस साइड से SN2 का जो है प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। फॉर द सम रीजन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस। SN1 की तरफ एलाइलिक और बेंजाइलिक का बड़ा हाई रिएक्टिविटी होता है, इसी कारण से, बिकॉज उनका प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट हाई होता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या हो गया, सॉरी, ये देखो ना आर इफेक्ट, सॉरी, प्लस आर इफेक्ट हाई है, या आप प्लस आर माइनस आर को छोड़ दो, आप सिर्फ इतना याद रखो इसमें रेजोनेंस होने के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है कार्बोकेटाइन को, ठीक है ना। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिलता है, तो इसलिए बेंजाइलिक और ये एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, हम कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं ज्यादातर, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है ना। और दोनों में ही
जो है सेम ऑर्डर है दोनों मैकेनिज्म्स में, आर आई ग्रेटर देन आर बी आर, फिर आर सी एल, फिर आर एफ। तो ये आपके लिए मैकेनिज्म का ऑर्डर हो गया कि सबसे ज्यादा आर आई, बी आर, आर सी एल एंड आर एफ, यार आर एफ। ठीक है, ये एस एन वन के लिए भी कह सकते हो, एस एन टू के लिए भी कह सकते हो, दोनों के लिए ये बिल्कुल करेक्ट बनेगा बात। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखना, ये देखो अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन व्हिच वुड गो अंडरगो SN2 रिएक्शन, SN2 है, SN2, SN2 में क्या देखते थे आप, ये क्या, यहाँ तो कुछ विजिबल ही नहीं है, ओके नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, सॉरी, आपको बताना है SN2 रिएक्शन किसमें अच्छे से हो रहा है, किसमें पहले होगा, है ना, किसमें जल्दी होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये है और यहाँ पे ये। अब इनमें से सबसे पहले कौन जाएगा, SN2 के लिए, SN2 का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। देखो पहले तो आप डिग्री चेक कर लो, ये जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में जल्दी होता था SN2 रिएक्शन, तो इट इज प्राइमरी, तो इसके अंदर जल्दी होगा। नेक्स्ट, इन दोनों में से आयोडीन और क्लोरीन में से तो यही वाला था, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर सिचुएशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पहले जानो, काइनेलिटी जानो, रिटेंशन जानो, इन्वर्जन जानो, रेसिमाइजेशन जानो, इन सब के बारे में आपको जान पहचान करनी है इस टॉपिक में। देखना, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो वो कंपाउंड्स जो कि एक होती है प्लेन पोलराइज लाइट, जो कि हम क्या करते हैं नॉर्मल लाइट को, एक निकॉल प्रिज्म होता है, निकॉल प्रिज्म, उसमें से जब डालते हैं तो हमें एक लाइट मिलती है जिसको हम बोलते हैं पीपीएल, यानी प्लेन पोलराइज लाइट, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको डेविएट करवाती है ना, जो भी कंपाउंड इसको डेविएट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड, यार अपना पेन की चार्जिंग खत्म है, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, अगर मान लो ये राइट की तरफ करवा रहे हैं या लेफ्ट की तरफ करवा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ करवा रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी, और नहीं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, अन्यथा हम क्या बोल देते हैं, दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। देखो कितना गंदा लिखा जा रहा है अब, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये आपको पता चल गया, और ये होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का कार्यक्रम। ठीक है, देख लो, PPL produced by passing ordinary light through Nicol prism rotated when it is passed through a solution of certain compounds. Such compounds are called optically active. जो रोटेट कर पा रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। द एंगल कहाँ गया, by which it is rotated is measured by an instrument called polarimeter। चल नहीं रहा क्या है, हाँ चल रहा है, देखो इट इज कॉल्ड पोलरीमीटर, तो ये आप याद रख लेना पोलरीमीटर के बारे में। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो कि क्या कर रहे हैं इसको, राइट साइड के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव। लीवर रोटेटरी जो कि इसको लेफ्ट साइड कर रहे हैं, एल फॉर्म बोलते हैं, नेगेटिव साइन यूज होता है इसके लिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं हम इन दोनों को, लीवो और डेक्स्ट्रो को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, मोलिकुलर असिमेट्री, कायरलिटी एंड एनांशियोमर्स, तो ये हम एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, लुइस पैस्चर ने कहा कि कुछ जो है सिमेट्री देखी उन्होंने कईयों में, ठीक है, मिरर इमेजेस में कुछ थे और कुछ मिरर इमेजेस नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में। देखना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोथ क्रिस्टल्स शोड ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड फॉर in opposite in direction. He believed that difference in optical activity was associated with 3D configuration। तो उसने क्या कहा कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, ये 3D कन्फिग्रेशन की कैसा उसका 3D स्पेशल अरेंजमेंट है एक मॉलिक्यूल का, एक एटम्स का एक मॉलिक्यूल में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसकी जो है आगे की कहानी क्या है वो देखो, इन्होंने क्या कहा, स्पेशल अरेंजमेंट देखी। ठीक है, अगर तो सारे ही सेम, जैसे ये कार्बन है ना, इसके साथ 4 बॉन्ड बनी होंगी ऐसे इस तरह से,
अगर सारे या कोई भी दो आपस में सेम है उनको हम बोलते हैं अकायरल, अगर सारे अलग अलग हैं तो उनको बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, देखना आगे आएगा। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट, द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट सुपरइम्पोज्ड यानी ओवरलैप्ड, इट इज कॉल्ड असिमेट्रिकल। और असिमेट्रिकल कैसे होते हैं आगे देखना पहले, मतलब इनमें सिमेट्री नहीं है जो कि असिमेट्रिकल है। अगर मान लो मैंने इस हाथ की मिरर इमेज ली तो वो इस हाथ के बराबर आती है क्या? कैसे आ सकती है? इस हाथ की मिरर इमेज तो इसी के सुपर इम्पोजेबल होती है, मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ। अगर हम ऐसे ही मिरर रखेंगे तो आ सकती है, राइट? जैसे ये देखो, ये क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? यही नहीं, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखो, इसको और इसको अगर मैं उठा के ऐसे रखूंगा तो क्या ये इम्पोज हो रहे हैं? नहीं, ये और ये थंब इम्पोज नहीं हो रहे। दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल। और नॉन सुपर इम्पोजेबल असिमेट्रिकल हमेशा कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ये देखो नीचे लिखा भी होगा, कायरल होते हैं। ये आर कायरल। कायरल बताऊंगा क्या है, ठीक है। सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब? अकायरल, ठीक है ना। द सिमेट्री एंड सिमेट्री आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन मेनी डे टू डे लाइफ। जहां से देखो तो ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर सेड टू बी कायरल एंड दिस इज कॉल्ड कायरलिटी। कायरल कंपाउंड ज्यादातर स्टेबल होते हैं, ठीक है। अकायरल मतलब जिनमें सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है। एंड मोस्टली हम क्या मानते हैं, आगे दिया ही हुआ है सब कुछ, पहले मैं आगे से ही आपको रीड करवाता हूँ। ये हो गया, हाँ ये हमने पढ़ लिया ना। तो ये उन्होंने एक एग्जांपल ले लिया इनका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। हम मॉलिक्यूल्स को कैसे कैसे कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर जो किट आती है उससे हम बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये प्रोपेन टू ऑल है। अब ये कैसा है कारण? ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल का मतलब जिनमें एक भी ग्रुप जो है कार्बन के पास सेम ना हो। इसमें तो दोनों ग्रुप CH3 है, तो ये सेम है। अब इसकी अगर मैं कायरल है तो इसमें क्या मिरर इमेज आनी चाहिए थी सुपर इम्पॉसिबल? नहीं। तो क्या ये सुपर इम्पॉसिबल है? नहीं है, है ना। तो चेक करो, होए होए। और अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आ रही है दैट मीन्स वो असिमेट्रिकल है या कहीं तो कायरल है। As you see, it is asymmetrical carbon. All carbons are not different. ये दोनों सेम कार्बन हो गए, सेम पोजीशंस होंगी। वी रोटेट द मिरर बाय 180 डिग्री, है ना। ये सब हमने करके देख लिया तो हमें पता चला कि ये अकायरल है, अकायरल है। जबकि इसमें देखो सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं, एक CH3 है, एक C2H5 है, एक OH है, एक H है। तो ये कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन को हम स्टार से डिनोट कर देते हैं, इस तरह से स्टार लगाकर, ठीक है। इसकी मिरर इमेज चेक करो, चेक इट आउट, इट्स मिरर इमेज। अच्छा एक मिनट, इसकी भी चेक कर लो। इसकी मिरर इमेज में रोटेटेड मिरर इमेज इसका जो है वो है एग्जैक्ट सेम, बट इसमें तो रोटेटेड भी सेम नहीं आ रही, राइट। सो ब्यूटेन टू ऑल हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड, इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। द स्टीरियो आइसोमर्स, अच्छा देखना एक मिनट, ये रहा कायरल। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं? कायरल कंपाउंड ज्यादातर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल हम कैसे मानते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। जो आइसोमर्स में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनती हैं, तो ये एक इमेज उसी की इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल, उनको हम बोलते हैं इनएंशियोमर्स, ठीक है ना। दे पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज, सारा कुछ उनका सेम होता है। जैसे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब सेम रहेगा उनका, ठीक है। बट एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो रोटेटरी होगा, एक राइट साइड करेगा तो दूसरा लेफ्ट साइड करेगा। अब मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनएंशियोमर्स, अगर हमने 2 इनएंशियोमर्स को डाल दिया है सेम अमाउंट में, उसको बोलते हैं हम रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन, रेसमाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और रेसमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग। अब देखो इसमें पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो दोनों है, तो इसमें हम प्लस माइनस ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। ये देखो ब्यूटेन टू ऑल, ये लीवो और डेक्स्ट्रो इसमें आ गया ना, ठीक है ना। हाँ, कहाँ गया बाकी जो हम पढ़ रहे थे? ये वाला पढ़ लिया, ठीक है। आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स, इसमें बताओ कायरल कौन सा, अकायरल कौन सा। इन दोनों में देखो, ये वाला कायरल है, ये वाला अकायरल, बिकॉज यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन सेम आ गया इसमें और इसमें। इस कार्बन को चेक करो, इस साइड तो अलग ग्रुप, इस साइड भी अलग ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम आ गया ना।
तो ये अकायरल है और ये कायरल हो गया, ठीक है। इन दोनों में चेक कर लो, इसके इस साइड CH3, इस साइड बड़ा ग्रुप है, इस साइड ये है और एक साइड H है, तो ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट, रिटेंशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन? द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट आफ्टर रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं जैसा वो था पहले से वैसा ही है अभी भी, कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, द प्रोडक्ट विल बी सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे इन दोनों को चेक करो, क्या ये रिटेंशन नहीं हो रहा? रिटेंशन तो हो ही रहा है ना, पहले जहां पे OH था सिंपली वहां पे बस Cl आया है और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रही है, ठीक है ना। चेक करो, कॉन्फ़िगरेशन इज सेम बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज्ड, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज्ड, ये देखो साइन चेंज हो गया, पहले लीवो था अब डेक्स्ट्रो हो गया, बट कॉन्फ़िगरेशन सेम है। दिस इज बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड्स विल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एट असिमेट्रिकल सेंटर may have different optical rotation, optical rotation तो अलग अलग हो सकती है ना। ये देखो वही इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, ये था, इसने अगर ये करा, देखो क्या ये इन्वर्टेड नहीं दिख रहा आपको? इन्वर्टेड दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अगर हमने इससे ये बनाया, दिस इज रिटेंशन, सेम 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 ही लग रहा है, ठीक है, सेम सेम है, बस एक्स की जगह वाई आ गया और इसमें तो शेप भी चेंज हो गई, उल्टी शेप हो गई। अगर हमने इसको और इसको बता दिया, मिक्स कर दिया आपस में, तो ये क्या हो गया? रसमिक मिक्सचर हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट, रेसिमाइजेशन एंड द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एज, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? बिकॉज एक लेवो है एक डेक्स्ट्रो है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ही मिलेगा, लेवो और डेक्स्ट्रो मिलेगा क्या? वो रोटेट ही नहीं करेगा उसको, पीपीएल को, ठीक है। नाउ अब हम कह सकते हैं कि SN1 SN2 पे हम एक बार दोबारा नजर डालते हैं, किसमें इन्वर्जन हो रही है, किसमें रेसिमाइजेशन, किसमें क्या हो रहा है। SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्टेड हो रही है, इन्वर्जन हो रही है देखो, और SN1 में रेसिमाइजेशन होती है। एक्चुअली द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज स्लो स्टेप्ड, being sp2 hydrogen planar, the attack of nucleophile may be accomplished from either side, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हो कि सिंपल आपको याद ही रखना है, ठीक है, ये तो इन्होंने ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा बताया होता है। स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, आपने मान लो एल्कोहलिक, याद रखना है, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, ठीक है, आपने पढ़ा है कि अगर आप एल्कोहलिक KOH डाल देते थे, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का एल्कोहलिक अगर आपने मिक्सचर डाला तो आपको एल्कीन मिल जाता है, कहां गया? एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, और कौन सा हाइड्रोजन? बीटा कार्बन का हाइड्रोजन। बोले बीटा कार्बन का क्या मतलब है, दिखाता हूं, देखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन OH, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, इसमें अगर, अच्छा सॉरी क्या कर दिया मैंने, अभी तो पहले से वो बना दिया ना एल्कीनॉल, देख दोबारा से करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH3OH, ये मान लो आपके पास, ठीक है। अब ये जिसके ऊपर ये लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके आगे चलते जाओ वो बीटा कार्बन, जैसे ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, है ना, और ये वाला भी बीटा होगा ना, बिकॉज इस साइड से भी तो सेकंड कार्बन ही है ये, है ना। इसके नेक्स्ट वाले सारे बीटा हैं, फिर चाहे इसके ऊपर एक और होता तो वो भी बीटा होता, ठीक है। तो ये जो है बीटा हाइड्रोजन हो गए, ये बीटा हाइड्रोजन हो गए। अगर मैंने इसमें एल्कोहलिक KOH डाला तो क्या होता है, ये OH चला जाता है और एक बीटा हाइड्रोजन चला जाता है। अब जिस कार्बन का बीटा हाइड्रोजन गया उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन की क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगी। जैसे इससे दो चीजें बन सकती है, देखना, एक CH3 CH2, अगर मैंने माना कि इसका हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे बचेगा CH, इसका OH चला गया तो डबल बॉन्ड CH और CH3, फर्स्ट चीज ये बन सकती है। सेकेंडली और क्या बन सकता है, कि इसका हाइड्रोजन चला गया, मान लो SCH3 बन गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो चीजें हो सकती हैं, जिसमें से मेजर ये होगा और ये होगा आपके पास माइनर। व्हाट्स द रीजन? इसको समझने के लिए आपको एक रीजन मैं समझाता हूं, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में सेड्जेव्स रूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेड्जेव्स रूल? कि जितना ज्यादा एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड होगी, मोर
एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, वो उतनी ही स्टेबल होगी। इसमें डबल बॉन्ड के आसपास इस साइड छोटा ग्रुप लगा हुआ है, चाहे उस साइड बल्कि ग्रुप है, इसमें इस साइड भी बल्कि ग्रुप, इस साइड भी बल्कि ग्रुप, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल इसलिए है, ठीक है, और इसीलिए ये मेजोरिटी कंपाउंड है। देखो इन्होंने दिखाया हुआ ये सब, ये हुआ कैसे, एक मान लो ये आया न्यूक्लियोफाइल आया, एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल तो क्या ही है, इसमें तो एलिमिनेशन मेथड हो रहा है ना, तो ये आया बेस, ठीक है, ये आया, इसने H से H को हटाया, H को ले गया, H को ले गया, है ना, H को खुद के साथ ले गया, और C जो था उनके बीच में तो H हट गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी, ये वाली बॉन्ड कहाँ पे चली गई, इन दोनों के बीच में चली गई, ये देखो ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में चली गई, एंड नेक्स्ट अब इसको ये वाला भी हटाना पड़ गया, ठीक है ना, X को इसको हटाना पड़ गया। ओके, यहाँ पे मैंने अल्कोहल पता नहीं क्यों बना दिया, ठीक है, अब आगे की कहानी मेरी जुबानी, कहानी सुनो। एल्कीन इज फॉर्म्ड सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, जा रहा है, उसको हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन इज ड्यू टू देयर, है ना, मैंने आपको बताया एक से ज्यादा बन सकते हैं, तो ये आपके पास आया सेड्जर्स रूल, इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन द प्रेफर्ड ग्रुप इज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये सिर्फ 19% बन रहा है, ये 81, चेक कर लो, चेक कर लो, प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ है। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, किसमें एलिमिनेशन होगी किसमें सब्स्टिट्यूशन होगी, ये कैसे पता चलेगा, देखो, a chemical reaction is a result of competition, it is a race that is won by the fastest runner, जो पहले होगा वही जो है जीतेगा। कितना टाइम हुआ, 22 मिनट। A collection of molecules tend to do by largest, देखो, an alkyl halide with beta halogen atom when reacted with a base or nucleophile has two competing groups, two competing routes, SN1 SN2 हो सकता है या एलिमिनेशन हो सकती है। विच रूट विल बी टेकन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल हाइड, नेचर ऑफ एल्काइल हाइड पे डिपेंड करता है, ये स्ट्रेंथ और साइज ऑफ बेस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा, और वो क्या करेगा, प्रोटॉन को ले जाएगा, प्रोटॉन को ले जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है वो, अभी आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, SN1 SN2 की एलिमिनेशन। सिमिलरली अ प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी एल्काइल है तो वो SN2 करेगा, ठीक है, एंड अगर सेकेंडरी है तो वो डिपेंड करता है कि वो एलिमिनेशन करेगा या क्या करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस पे डिपेंड करता है, बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो एलिमिनेशन करेगा, एंड टर्शरी हैलाइड तो ऑफ कोर्स SN1 मैकेनिज्म ही जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, रिएक्शन विद मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहले आप रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे पढ़ेंगे, रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, देखना क्या है, आपने क्या किया, CH, देखो व्हाट यू डिड, RX लिया, RX में आपने डाल दिया कोई भी मेटल, लेट्स से कैपिटल M, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग RMX, RMX इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, चेक करो, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की और मेटल की बॉन्ड हो उसको बोलते हैं। रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पढ़ना है, रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, इसमें मेटल क्या है, मैग्नीशियम है, तो हमने क्या किया, ये लिया एक एल्काइल हैलाइड, उसमें मैग्नीशियम डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, अच्छा इस रिएक्शन को हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। Why we do this with dry ether only? Because if a, मैं ना इसमें इससे लिख देता हूँ, कहाँ गया, ओए होए, this reaction is done in a dry medium only,
बिकॉज द एल्काइल हैलाइड, या वैसे याद रखो, बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन्स इन इवन अ लिटिल ट्रेस ऑफ वाटर। मतलब अगर हल्का सा भी पानी मिल जाए ना, तो ये एल्काइल हैलाइड से, मतलब एल्काइल हैलाइड से जो बनना था ना RMgX, उसकी जगह क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये लो आपके लिए ये भी लिख दिया गया है, चेक करो, यही लिखा हुआ है क्या इन्होंने, कहाँ गया। अच्छा, इसमें बॉन्ड का भी बताया हुआ है इन्होंने, तो देखो बॉन्ड कहाँ कोवलेंट होती है, बट हाईली पोलर, ठीक है ना। किसकी बीच में बॉन्ड कोवलेंट है, CMgX, इस तरह से है ना, CMgX में मैग्नीशियम के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और X भी मैग्नीशियम के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वो पोलर है, पोलर मतलब जैसे यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। जो ये बॉन्ड है देखना, मैग्नीशियम हेलोजन की बॉन्ड, जो ये मैग्नीशियम और हेलोजन की बॉन्ड है, दिस इज आयोनिक बॉन्ड, जबकि ये है कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज कार्बन तो कोवलेंट ही बनाएगा ना, कोवलेंट बॉन्ड है। और ये जो Mg, जब ये टूटेगी बॉन्ड, अगर मान लो कहीं टूट रही है ये वाली बॉन्ड, तो क्या बनेगा, C नेगेटिव बनेगा और Mg पॉजिटिव बनेगा, MgX पॉजिटिव ये बनेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो ये देखो कोवलेंट है, कार्बन पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव, रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, अगर इसको पानी का हल्का सा बूंद मिल गया तो पानी से प्रोटॉन ले सकता है ये, और क्या बना देगा, रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बन जाएगा, एल्क वो बन जाएगा, एल्क हाइड्रोकार्बन। देखना RMgX था रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें मैंने डाल दिया मान लो पानी, तो ये क्या मिलेगा, RH मिल जाएगा, और Mg के साथ OH के साथ X, ये बन जाएगा देखो, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको ड्राई ईथर में बनाते हैं। नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन आ गया, अब तो थोड़ा ही है चैप्टर में, तो वुड्स रिएक्शन भी एक नेमिंग रिएक्शन, तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, फिर ऊपर कॉपी करके इसको ले जाऊंगा मैं। वुड्स रिएक्शन में क्या है देखो, मैं ही बता देता हूँ ऐसे ही, RX था, RX के हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, मतलब इसमें ही RX में और आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, और यहाँ पे है सोडियम, सोडियम के भी दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम्स हैं ऐसा कह लो, ठीक है। क्या हुआ ये होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या होता है वो देखना, ये जो RX थे, ये आपस में क्या हो जाते हैं, देखो ना पहले, NaX बन जाएगा और RR आपस में जुड़ जाएंगे, चेक कर लो कहाँ गया, ये देखो ड्राई ईथर, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, डबल द नंबर ऑफ कार्बन इन दी हैलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन हमने देखा, ठीक है। इसी तरह से पहले हम और भी थोड़े सी यही वाले रिएक्शन करते हैं, मेटल वाले रिएक्शन ही, रिएक्शन विद मेटल, ये कौन सी कैटेगरी है, रिएक्शन विद मेटल्स की कैटेगरी ही चल रही है। मेटल्स के साथ हमने रिएक्शन देखा, जिसमें हमने देखा कि RX अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बन सकते हैं और हाइड्रोकार्बन भी बन सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं वुड्स फिटिक रिएक्शन की, एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, नेम आपको सिमिलर लग रहा है ना, तो दैट मीन इसमें भी कुछ इसी तरह से, यहाँ पे RX है और अराइल ग्रुप है, ARX लिख लेता हूँ मैं उसको, ठीक है। उसमें अगर मैंने 2Na डाला सेम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, या एक तो ना इसकी चार्जिंग खत्म है तो मैं उंगली से लिख रहा था तब से यार, एक मिनट रुको, फिर से ऑन करता हूँ, बंद हो गया अभी तो खुद ही, यार अब तो जरा भी नहीं चल रहा, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सेम, अब क्या होगा, RAR जुड़ जाएगा है ना, और
अगेन NaX। आपको ये नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना, जस्ट जनरल चीजें चल रही हैं। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या है, फिटिक रिएक्शन में अराइल ग्रुप है X के साथ, फिर एक और अराइल ग्रुप है X के साथ, हमें क्या मिलेगा, AR प्लस NaX। ठीक है, यहाँ पे भी NaX है और ड्राई ईथर, वो लिख लेना, ठीक है। जैसे कहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास है लेट्स से ब्रोमोबेंजीन, है ना, आपको उससे क्या बनाना है, डाइब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो कैसे कर सकते हो, ये रहा ब्रोमोबेंजीन। डाइब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए मैंने एक और इसी तरह से ले लिया ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये रहा दूसरा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना और मुझे ऐसे पसंद भी नहीं आ रहा, ऐसे ठीक लग रहा फिर भी, ठीक है। इसमें मैंने क्या डाला, NaI, तो क्या हुआ, ये Br हट गया और यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, डाइफिनाइल बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल। मैंने मेरे ख्याल से डाइब्रोमोबेंजीन बोल दिया था क्या, आई डोंट रिमेम्बर, एक मिनट। इसको हमें करना है दोनों को सिलेक्ट, डुप्लीकेट, और ले जाना है इनको हमें ऊपर। चलो 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 जल्दी जल्दी, बोली बेटा, मस्ती नहीं करने का। कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, चेक करो। क्या ये ही मैंने आपको बताया, अच्छा ये अभी आने हैं आगे, ये आपके रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन्स में दिए हुए हैं ये, और लास्ट में दिए हुए हैं, तो मैंने पहले बता दिए, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरीन्स में नहीं होती है, ठीक है। नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी, जब बहुत एडवर्स कंडीशंस आप दे दोगे, ठीक है। और कब, जब उसके ऊपर पहले, हाँ देखना देखा, यहाँ पे देखो क्यों नहीं होती है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। रेजोनेंस के कारण, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, रेजोनेंस के कारण इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाती है, फिर ये टूट नहीं सकता, न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूट किसके साथ करोगे, ठीक है। इसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हाइब्रिडाइजेशन का भी फर्क है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज था, यहाँ पे sp3। sp2 होने के कारण, sp2 होने के कारण जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले बताया था ना मैंने, मोर स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होने से क्या होता है, पोलैरिटी कम होती है और कम पोलर बॉन्ड्स को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो मतलब पोलैरिटी इंक्रीज बोलना था यार, एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ फिर भी। देखो अब कार्बन भी खींच रहा है उसको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड ज्यादा टाइट बन जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। और इसी कारण से इसकी वो भी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। फिर फिनाइल कैटायन, जब मान लो कैटायन भी बन गया इससे, है ना, इससे मैंने ये Cl हटा दिया, ये X हटा दिया, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आने वाला है। ये बड़ा ही लेस स्टेबल, बहुत लेस स्टेबल होता है, इट इज वेरी लेस स्टेबल, बिकॉज ये सेल्फ आयनाइजेशन का रिजल्ट है, एंड देयरफॉर नॉट बी स्टेबलाइज्ड रेजिस्टेंस वन इज रूल्ड आउट। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन, रिपल्शन भी हो सकती है बिकॉज इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए वो आता ही नहीं, ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा तो सकते हैं, बट वो बड़ी हार्श कंडीशन में हो सकती है। देखना, क्लोरोबेंजीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो कितनी हार्श कंडीशन है। एक तो हमने ले लिया एल्कली, ऊपर से इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर, H पॉजिटिव भी लिया साथ में, फिर ही ऐसा बनेगा, है ना। अब ये कंडीशन जो है रिलीज होती जाती है अगर हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया इसके साथ। ये देखो, एक नाइट्रो ग्रुप पैरा पे लगाया तो कंडीशन 443 पे आ गया टेम्परेचर, और ये बन गया, ठीक है। दो ग्रुप लगे तो टेम्परेचर और कम ले लिया हमने, फिर ये बन गया। अगर हमने तीन ग्रुप ले लिए तो टेम्परेचर और कम हो गया, सीधा हम मतलब वार्म वाटर से ही हम इसको डायरेक्टली ये बना सकते हैं, चेक करो, ठीक है। द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नो रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑन देन व्हेन इट इज इन मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे तो कोई रिएक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये चेक कर सकते हो आप, ये मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, और फिर भी आप एक बार चेक करना चाहो कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये HCl हटेगा, OH आएगा, स्लो स्टेप है, ये बनेंगे, इनके बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये जो है Cl हट जाएगा, ये बन जाएगा, फिर ये बड़ी जल्दी से इसके अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी यही है, ऑर्थो में भी, पर मेटा में ऐसा नहीं हो पाता है, मेटा में ऐसा नहीं हो पाता। देखो मेटा में भी हो तो जाएगा, बट इसकी जो है नंबर जो है या अमाउंट जो है उस सॉल्यूशन में बड़ा कम होता है। कैन यू थिंक व्हाई NO2 इज
शो इट्स इफेक्ट एट ओनली पैरा एंड ऑर्थो नॉट एट मेटा। देखो एज शोन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो एट ऑर्थो एंड पैरा विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है एंड फैसिलिटेट्स द अटैक एट, उसकी अटैक न्यूक्लियोफिल का अटैक अच्छे से आसान करेगा, है ना। वेयर एज कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन इज स्टेबलाइज्ड बाय NO2 ग्रुप इन मेटा। मेटा में क्या होता है, मेटा में नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बियर द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम बियरिंग द NO2। देखो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा जिसके पास NO2 है, जबकि ये होना चाहिए बिकॉज NO2 में से कार्बन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर जाना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू उन सबसे। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन एटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग का क्या मतलब है कि वो मेटा मेटा डायरेक्टिंग होनी चाहिए, बट कैसी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो पैरा डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन। जब हैलोजन लगा है तो सब्स्टिट्यूशन कहां पे हो सकता है, ऑर्थो पैरा पे हो सकता है। किसका सब्स्टिट्यूशन करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव साइड बन रही है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव साइड बन रही है, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा देन मेटा, ठीक है। फर्दर द हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स आई इफेक्ट हैज टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग। हैलोजन एटम जिससे विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। द रिंग गेट्स समवट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन एंड हेंस इट इज occur slowly require more drastic conditions as compared to benzene, ठीक है। ये देखो जो आपको मैंने बताया था हेलोजिनेशन, हमने पहले भी देखा, ये एनहाइड्रस AlCl3 ले लो या एनहाइड्रस FeCl3 ले लो, क्लोरीन डाल दिया या ब्रोमीन डाल दिया तो आपको ये मिल जाएगा, जिसमें से मेजर कौन सा होता है, पैरा वाला ड्यू टू सिमेट्री। देन नाइट्रेशन HNO3 डाला, ये भी कंसंट्रेटेड लेते हो आप, और ये भी कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बनेगा माइनर, पैरा वाला फिर से मेजर। फिर H2SO4 डाला तो SO3H जुड़ जाता है, माइनर मेजर, पैरा वाला फिर से है मेजर। फिर एल्का, ये होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में इसको बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, जहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हम एनहाइड्राइड ग्रुप ऐड करते हैं ना, एसाइल एसाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो ये बन रहा है। देखो मेजर हमेशा पैरा पैरा वाला ही रहेगा, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज अबाउट टू बी ओवर। ये आप एक बार क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लेना, है ना, रीड कर लेना, इसको सिर्फ रीड ही करना है। चलो मैं ही कर देता हूँ, रीड ही तो करना है। एल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग येट इज इट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये आपने सोचा नहीं क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, देखना। इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीजेज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है और आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। Chlorine establishes the intermediate carbocation during the electrophilic substitution. Through resonance, halogen tends to be stabilize the carbocation and effect is more pronounced at orthopara. Inductive effect stronger than resonance causes the net electron withdrawal. Net जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलते से नेगेटिव बन जाता है ना ऑर्थोपैरा पे, ठीक है। नेट डीएक्टिवेशन ही हो रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट जो है अपोज कर रहा है इंडक्शन को, इसलिए जो डीएक्टिवेशन हो रहा है वो कम हो रहा है, बट हो तो रहा है ना। देखो नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल, वुड्स फिटिक देख लिया हमने, वुड्स फिटिक रिएक्शन देख लिया हमने, डाइफिनाइल बनता हुआ देख लिया तो दिया। नेक्स्ट ये अब आपका चैप्टर खत्म ही है, ये बच गया एक पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में, ये दो तीन चीजें हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं, और इसमें सिर्फ रीड ही करना है, कुछ खास है नहीं। देखना डाइक्लोरोमीथेन इसी साल ऐड हुआ, ये तो डाइक्लोरोमीथेन मिथाइलिन क्लोराइड बताया था मैंने, डाइक्लोरोमीथेन का CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड चेक करो। इट इज वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट एज पेंट रिमूवर, है ना, मेटल क्लीनिंग में, फिनिशिंग में इसका CNS पे बड़ा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। एक्सपोजर टू लोअर लेवल, इसका अगर हमने कम एक्सपोज किया इसको, है ना, तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स कम एक्सपोजर से भी हो सकती हैं। हमें सुनने में दिक्कत हो सकती है, देखने में दिक्कत हो सकती है। हायर लेवल में क्या होगा, हमें डिजीनेस होगी, हमें चक्कर टाइप से आने लगेंगे, नोशिया, टिंगलिंग एंड नम्बनेस ऑफ फिंगर्स एंड टोज। इन ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से हमें कई सारे बर्निंग वगैरह, इंटेंस बर्निंग, माइल्ड जो है रेडनेस ऑफ स्किन, ये सब हमें देखने को मिल सकता है। देन ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, इट इज एम्प्लॉयड एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, ये फ्रियॉन रेफ्रिजरेटर 22 में यूज होता है, ठीक है। और इसको अगर हम इनहेल कर रहे हैं
तो ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, इसलिए तो बेहोश हो जाता है बंदा इसको सूंघने से। आपने देखा ना क्लोरोफॉर्म सूंघाते हैं मूवीज में, ठीक है, खुद को हम उड़ा देते हैं ऊपर। देखो 900 पार्ट्स ऑफ इसको अगर हमने 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन यानी 900 ppm भी अगर हमने स्मेल कर लिया तो हमें डिजीनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, हेड में पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू लिवर, ज्यादा देर तक किया तो डैमेज हो सकता है लिवर के लिए, है ना। इट इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉस्जीन, फॉस्जीन अभी ये देखो ये क्लोरोफॉर्म था सॉरी, ये O2 आया या लाइट आई, इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म का ना बंद बोतल्स में डाल के रखते हैं। अब दिख रहा होगा ये क्लोरोफॉर्म है, ये O2 है, ये लाइट आई तो ये COCl2 बना लेता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्जीन, ठीक है, और ये HCl। फॉस्जीन जो है उससे हमें ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज्ड, ये यही दिखाया ना, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो रही है, इसीलिए हम इसको डार्क बॉटल्स में बंद करके रखते हैं। नेक्स्ट देखो आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन ट्राई आयोडोमीथेन मतलब आयोडोफॉर्म CH3, इसमें बड़ी हीलिंग कैपेसिटी होती है, एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं बिकॉज इनमें फ्री आयोडीन आपको लिबरेट हो सकता है। देखो देखो, तो इसके पास तो कुछ है नहीं, बस फ्री आयोडीन है जिसके कारण हम इसको यूज कर सकते हैं। स्मेल इसके ऑब्जेक्शनेबल है, इसमें बाकी कुछ आयोडीन के कंपाउंड होते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, इट इज इन लार्ज क्वांटिटीज रेफ्रिजरेटर्स में, प्रोपेलेंट्स में, एरोजोल कैंस में, इन सब में यूज होता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। देयर इज मोर एविडेंस दैट एक्सपोजर टू CCl4 कॉजेज लिवर कैंसर इन ह्यूमंस। मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स, सबसे ज्यादा कॉमन इफेक्ट्स क्या हैं इसके, डिजीनेस हो सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, नोशिया, वॉमिटिंग, ठीक है, परमानेंट डैमेज हो सकता है नर्व सेल्स में। इन सेवियर केसेस दीज इफेक्ट्स कैन लीड रैपिडली टू स्ट्यूपर, कॉमा, अनकॉन्शियसनेस, हमारा दिमाग नहीं चलेगा, जैसे अभी तो मेरा खोपड़ी खराब है, ठीक है ना, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, रुक भी सकती है, तो डेथ भी हो सकती है। मोर ओवर ये ओजोन लेयर के लिए भी खतरा है, ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिलीव टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू यूवी रेज ज्यादा आएंगी तो स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकता है। नेक्स्ट ये देखो फ्रियोन, फ्रियोन हम कैसे बना सकते हैं, फ्रियोन क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है जिसका जिसमें हम मीथेन या इथेन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, उनको हम क्या बोल देते हैं, फ्रियोन्स बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज अब ये फ्लोरोकार्बन कंपाउंड है, दैट मीन्स हम इनको स्वार्ट्स रिएक्शन से बना सकते हैं। आई होप एंड बिलीव आपको ये पता होगा स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, अभी तो पढ़ के हटे थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना कि ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, ये भी ओजोन बैलेंस को हमें जो है क्या करते हैं, रेडिकल चेन रिएक्शन जो है इनिशिएट कर देते हैं स्पेस में जाके, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, और ओजोन बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। देन है DDT, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये याद रखने वाली चीज कि पैरा पैरा पे है डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, मतलब ऐसे बनाओ, यहाँ पे जोड़ दो, एक मिनट थोड़ा इधर इधर बनाता हूँ मैं, है आपको दिखे भी तो सही पूरा, ठीक है, ये है, ये पैरा पे लगाया, ये लगाया पैरा पे, देन ट्राइक्लोरो भी तो लगाना है, और इथेन तो बन ही गया ये, इथेन है ना। तो पैरा पैरा, पैरा पैरा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, है ना, चेक करो, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इससे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है देखना। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसमें से कि ये जो है किस चीज़ के लिए यूज होता था, सबसे पहले कि इसका यूज जो है वो मलेरिया के लिए, मलेरिया को रोकने के लिए यूज होता था, ठीक है, इसको आप लिख देना सब कुछ। हाई टॉक्सिसिटी होती थी इसकी फिशेस की तरफ, हम इसको खेतों में डाल देते थे, DDT, है ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी इसका नाम आता है बायो वाले चैप्टर में, ठीक है, बायो क्लासिफिकेशन नहीं, जो भी एक चैप्टर था ना जिसमें आपका वो आता था, ओजोन लेयर तो नहीं बट वो आता था, बायोमैग्निफिकेशन, ये सब है ना, उस चैप्टर में था ये। तो विद दिस आपका जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। अब हम एक मिनट जरा सा स्लाइड्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर हम आपको हल्का सा इसका थोड़ा सा इनसाइट दे देते हैं, रिवीजन दे देते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन हमने क्या क्या देखा है। रिवीजन मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठूंगा क्या क्या देखा, नहीं, टॉपिक्स का रिवीजन कि हमने क्या क्या देखा, आपके मन में ये रिवीजन होना चाहिए कि हाँ जब हमने ये देखा था तो मैंने ये बात कही थी और आपने ये बात सुनी थी और आपको ये बात समझ आई थी।
ये आपको मन में चलता रहना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने चैप्टर को स्टार्ट कहाँ से किया था? वी स्टार्टेड द चैप्टर विद sp3 sp2 कार्बन, है ना, कि कौन सा कार्बन sp3 है, कौन सा कार्बन sp2 है। फिर मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ कार्बन कैसे चेक करते हैं, फिर मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ एल्काइल हाइड कैसे चेक करते हैं। डिलीट, अगर बाय चांस में डन दबा देता। देखते हैं अब एक बार हम कि हमने क्या क्या देखा। देखो, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, फिर हमने देखा ये क्या हो रहा है। अब आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा क्या? इतनी बड़ी सी क्यों दिख रही है आपको? यही वाली चीज तो खुली हुई है बट स्टिल, एक मिनट। यस, नाउ इट्स ओके। तो पहले हमने स्टार्ट किया था हेलोकेन्स हेलोरीन्स के बेसिक्स से कि हेलोकेन्स हेलोकेन्स होते क्या है ना, ये सब हमने देखा। फिर हमने क्या क्या देखा, ये देखो, हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करनी है। फिर हमने चेक किया डिग्री कैसे चेक करनी है, क्लासिफिकेशन को देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, डाई हेलो, ट्राई हेलो या मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम कर सकते हैं कि कार्बन किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, क्या वो sp3 कार्बन है sp2 sp3 में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, sp3 में हमने पढ़ी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सेकंड हमने sp3 में पढ़ा कि ये हो सकता है एलाइलिक या बेंजाइलिक भी चलेगा, एलाइलिक या बेंजाइलिक भी चलेगा, देखो एलाइलिक या बेंजाइलिक भी चलेगा। फिर हमने देखा था sp2 में विनाइल हो सकता है या एराइल हो सकता है, विनाइल हो सकता है या एराइल। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर हमने देखा, नॉमेनक्लेचर के बारे में बेसिक्स देखे थे सबसे पहले। फिर हमने देखे थे कुछ एग्जांपल जिससे रिलेटेड, है ना, और फिर हमने इसकी एनसीईआरटी कवर करी थी। कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड, और दूसरा जो है स्पेशल नेम या आईयूपीएसी नेम दैट इज हेलो एल्केन। फिर यहाँ पे हमने देखा मिथाइलिन क्लोराइड वाला एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, राइट, ठीक है। आगे फिर हमने क्या क्या देखा उसकी तरफ चलिए। ये हमने क्वेश्चंस देखे थे जिसमें से तीन आपके होमवर्क में दिए थे मैंने आपको। नेचर ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड हमने देखा कि कार्बन एक्स बॉन्ड का नेचर कैसा है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ है आर आई की, है ना, ये सब हमने देखा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा था। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आए थे, सबसे पहले अल्कोहल से बना सकते हैं रिएक्शन विद HCl या कोई भी एसिड्स हैं, HCl ZnCl2 का हमने लुकास टेस्ट देखा था, ये सारे हमने रिएक्शंस देखे, लुकास टेस्ट देखा, ठीक है। फिर हमने देखे ये सब हमने रीड किए, जिसमें से SOCl2 वाला जो है सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब आपने ये पढ़ लिया SN1, तो आप ये देख के बता सकते हो क्या ये SN1 है कि नहीं है। SN1 में क्या था, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, तो क्या इसमें ये वाला फॉलो नहीं हो रहा ऑर्डर है? हेलो हेलो हेलो, यहाँ देखो ये लिखा हुआ टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। ये देखो, ये सब हमने देख लिया था कि ये वाले रिएक्शन किसमें पॉसिबल नहीं है, एराइल हैलाइड्स में, बिकॉज एराइल हैलाइड्स ऐसे नहीं बन पाएंगे क्योंकि वहां पे जो है ये वाली बॉन्ड जो है स्ट्रांग होगी, जैसा कि हमने अभी देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसी कारण नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हमने देखा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ठीक है। और हमने देखा कि हम एल्कीन से बना सकते हैं, एल्कीन अगर सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल एल्कीन में दो केसेस हो सकते हैं, पेरोक्साइड डाला है कि नहीं, पेरोक्साइड डाला है तो एंटी मार्कोवनिकॉव, ये तो मार्कोवनिकॉव रूल, ठीक है। मार्कोवनिकॉव क्या है, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। फिर हमने देखा डबल बॉन्ड का डिस्टिंक्शन भी हम कर सकते हैं इस मेथड से कि हमने अगर Br2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो उससे क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक डार्क कलर का ब्राउन सा वाटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट एल्कीन से बना सकते हो, ठीक है, ये तो हमने देख लिया पहले से। हेलोजन एक्सचेंज से फिल्कनसीन आया, फॉर्स रिएक्शन आया, नेमिंग रिएक्शंस आए, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज हमने पढ़ लिए। हेलोरीन्स का प्रिपरेशन हमने देखा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने X2 डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, डार्क की प्रेजेंस में हमने क्या देखा कि डार्क की प्रेजेंस में इस तरह से बनेगा और लाइट की प्रेजेंस में कुछ और ही चीजें हो रही हैं, ये हमने देखा हेलोजिनेशन रिएक्शन है मतलब। और नेक्स्ट हमने इसमें ये भी देखा था कि आयोडीन की प्रेजेंस में अगर हम आयोडीन का रिएक्शन देख रहे हैं इसमें तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हम H2SO4 नहीं यूज करेंगे बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग, बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पूरा ही उसको I2 ही दोबारा से बना देगा। अमीन से बना सकते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन से या गेटरमैन रिएक्शन से, या आप कर सकते हो, कहाँ गया, डायजोनियम सॉल्ट तो हमने देख लिया कैसे बनाना है, बट अमीन्स से सैंडमियर रिएक्शन कर सकते हो या गेटरमैन रिएक्शन कर सकते हो या सिंपल KI ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चंस देखे थे। फिर हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर मास के और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यू इंटरेक्शंस वीकर देन ओल्ड इंटरेक्शंस इसीलिए नॉट सॉल्युबल,
इन वाटर बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल थे। फिर हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानी स्टार्ट करी, SN2 रिएक्शन देखे थे हमने। SN2 में क्या हो रहा था, इन्वर्जन। ये हमने जनरल देखा, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ा, जैसे CN हो गया, साइनाइड या आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। फिर हमने देखा कि डैश वेज रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखी, और हमने देखा कि कैसे कैसे SN2 में इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। देखो SN1 SN2 हमने पढ़ा, फिर SN1 में हमने देखा कि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स, ये इन्वर्जन वगैरह का कहानी फिर हमने पढ़ी सारी, किसमें इन्वर्जन होता है, किसमें कायरलिटी, ये सब हमने देखा, ठीक है। फिर अगर हम इन सबको छोड़कर आगे बढ़ें, हमने देखा अल्फा बीटा जो है, बीटा बीटा ये रहा ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, सेट्जेफ्स रूल। आफ्टर दैट हमने क्या क्या देखा कि रिएक्शन विद मेटल्स में तीन चीजें देखी, एक रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन देखा, एक हमने देखा कि रिग्नार्ड रिएजेंट हम क्यों पानी में नहीं बना सकते, फिर हमने देखा राम राम भाई सारे ने, आज मैंने और क्या क्या देखा, पहले हम उसकी बात करेंगे, रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की थी, फिर हमने करा और कौन कौन रिएक्शन कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन के बारे में बात करी थी, फिर हमने बात करी थी वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक के बाद फिटिक रिएक्शन आया, फिटिक रिएक्शन के बाद हमने देखा कि ये जो है SN1 SN2 नहीं देते हैं, फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हम रिप्लेस तो कर सकते हैं, पर उसमें बड़ी हाई हार्श कंडीशंस लगेंगी, हार्श कंडीशन कम होती जाएंगी जब जब नाइट्रो ग्रुप लगेगा, नाइट्रो ग्रुप भी मेटा और ऑर्था मेटा और ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग है, और क्लोरीन भी ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, ये भी ऑर्था और पैरा डायरेक्टिंग ही है। हमने ये भी देखा कि पैरा वाला हमेशा मेजर रहेगा, और हमने क्या देखा उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राम राम भाई सारे ने, उसमें हमने और क्या देखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन देखा, फिर हमने देखे पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, जिसमें पहला आया था मिथाइल क्लोराइड, फिर आया टेट्राक्लोराइड, मतलब फिर आया क्या, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म, और फिर आया टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, फिर आए प्रियॉन्स और DDT। राम राम भाई सारे ने, DDT का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद रखने वाली बात है। राम राम भाई सारे ने, इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर हमने ये जो नेम रिएक्शन है वो लिखे हुए हैं पहले से अलग करके, तो आप इनको जो है एक बार अच्छे से देख लेना। चलिए चलते हैं, कहाँ की तरफ, कहाँ की तरफ, कहाँ की तरफ, जहाँ ले जाएं, वहाँ की तरफ, वहाँ की तरफ, वहाँ की तरफ। फिर से एक बार मैं इसको ऐसे जो है पहले की तरह ही कर देता हूँ। यस, सो विद दिस आपका ये जो चैप्टर है हमने कंप्लीट करवा दिया है इन वन शॉट। अच्छा, एक एक जो पेज था वो तो बचाए रहना देना था, क्यों बचाना है वो भी तो देखो। सबसे पहले आप सबका बहुत 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 शुक्रिया है कि आप इस लेक्चर में बने रहे, आपने ये लेक्चर अंत तक देखा है, एंड आई होप एंड बिलीव आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको करना क्या है, होमवर्क में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके CBSE के, नीट के तो JEE के, तो चलो आप वैसे ट्राई कर सकते हो, वैसे पता नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि हो पाएंगे कि नहीं, बिकॉज ये बैच जो है बोर्ड के लिए है। बट बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, आपने ये वाले बैच की वीडियोस देख ली, तो आप बायोलॉजी में भी 100% नीट के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उनमें कर सकते हो। अब आपका होमवर्क क्या है वो तो आपको मैंने बता दिया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, हम थोड़ा सा स्टाइलिश वे में लिखते हैं, इसकी मदद से लिखा जाएगा क्या, लो जी, तो अभी डिश डिश हो गया इसका, डिश 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 डिश। So thank you to all dear students being here. This is happy face. This is not a sad face. लग तो sad रहा है यार। ये इसके बाल हैं, बाल हैं इनने। She is not a witch. She is not a witch. But karma is a। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम, राम राम भाई सारे ने, राम राम।